परंतु सोनप्रयाग से भी आगे रेल लाइन पहुंचाने की बात अभी तक मोटी मोटी सामने आई है। सबसे खतरनाक और सबसे असहज वाला चीज है मंदिर में, वो है वीआईपी दर्शन। दोस्तों, दुनिया भर के यूट्यूबर श्री केदारनाथ धाम पहुंचे, परंतु किसी ने भी इस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। तो केदार वैली पूरी लूज मटेरियल से बनी है, क्योंकि इसमें पहाड़ दरकने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। यह घाटी बेहद खूबसूरत नज़ारों से भरी थी। जेम्स हिल्टन हिमालय के सौंदर्य से बहुत मोहित थे, क्योंकि आज हिमालय जो है एक त्रासदी की तस्वीर बन चुका है। वहाँ एक तरह तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के लगभग 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 2500 किलोमीटर की हिमालय पट्टी से भरे हैं। इस हिमालय पट्टी में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें उच्च हिमालय क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख आदि। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बदलते हिमालय मौसम यानी कि क्लाइमेट चेंजेस इन अपर हिमालयाज। तो चलो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य यानी कि देवभूमि उत्तराखंड, लैंड ऑफ गॉड। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है। चारधाम यात्रा में आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है। भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग और पंच केदारों में से प्रथम केदार से केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो वर्ष 2024 में मैं भी भगवान केदारनाथ की डोली ओमकालेश्वर से केदारनाथ जाने तक का पूरा सफर लगभग 5 दिन में भी तय करके आया। तो इसमें मेरे को तरह तरह के अनुभव मिले। तो इसी अनुभव के साथ आज की वीडियो में मैं अपना अनुभव साझा करूंगा। उच्च हिमालय क्षेत्र में हो रहे मौसम परिवर्तन यानी कि बर्फबारी कम और गर्जना ज्यादा, टूटते बर्फ के पहाड़ और साथ ही तरह तरह के कंस्ट्रक्शन, उन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के यूट्यूबर श्री केदारनाथ धाम पहुंचे, परंतु किसी ने भी इस विषय पर वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि मैं ही इस विषय पर वीडियो बना लूं, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा तो नहीं है कि मैं लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकूं। परंतु जो भी है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो इस वीडियो को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मध्य हिमालय क्षेत्र और निम्न हिमालय क्षेत्र के मध्य बसा श्री केदारनाथ धाम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग है, जहां भक्तों के लिए केवल 6 महीने खोला जाता है, परंतु 6 महीने यह बंद रहता है। जिस समय केदारनाथ धाम बंद रहता है तो उस समय वहां का मौसम काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर दिखता है। तो और बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जाड़ों के सीजन में केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और ना ही वहाँ पब्लिक जाती है, ना ही वहाँ कोई जाता है, क्योंकि कपाट बंद रहते हैं। इसलिए ऊपरी हिमालय का मौसम भी स्वच्छ रहता है। साथ ही वर्तमान में केदारनाथ धाम के आसपास तगड़ा बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके कारण उच्च हिमालय क्षेत्रों में दबाव पड़ता है, परंतु इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, मैं किसी केदारनाथ धाम की यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कि वहां जाने वाली पब्लिक का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बात कर रहा हूं ऊपरी हिमालय क्षेत्र में हो रहे लगातार नुकसान की। 10 मई 2024 को केदारनाथ धाम यात्रा प्रारंभ होती है और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 मई 2024 को केदारनाथ के ऊपरी पहाड़ यानी कि केदार पर्वत के 22,700 फीट की ऊंचाई पर बसा केदार पर्वत उससे बहुत बड़ा एक हिमखंड टूटकर नीचे आ जाता है, जिससे कोई मानहानि तो नहीं होती है, परंतु यह एक प्रकृति का एक संदेश होता है कि उसको जितना छेड़ोगे वो उतना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आप हिमालय की बात करेंगे तो 1933 में लॉस्ट हेरोजन नाम का एक उपन्यास में जेम्स हिल्टन ने हिमालय में कहीं बसी एक काल्पनिक वादी का सांकरी ला का जिक्र किया था। यह घाटी बेहद खूबसूरत नज़ारों से भरी थी। जेम्स हिल्टन हिमालय के सौंदर्य से बहुत मोहित थे। वर्तमान में अगर जेम्स हिल्टन होते तो यह स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि आज हिमालय जो है एक त्रासदी की तस्वीर बन चुका है। वहाँ एक तरह तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और साथ ही गर्जना के साथ बड़े बड़ी मशीनें पहुँचती है। कई इमारतें, कई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो है वहाँ की त्रासदी का एक कारण बन चुका है। तो दोस्तों, अगर ये भी है और दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर पहाड़ों को काटकर सड़कें ना बने तो आर्थिक गतिविधियां कैसे चलेंगी, क्योंकि वर्तमान में पब्लिक ही इतनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग को इस तरह से भी मैं अपना अनुभव साझा करता हूं, क्योंकि 5 मई 2023 को भी मैंने श्री केदारनाथ धाम यात्रा करी थी, जिसमें मेरे को बहुत सारा बर्फ देखने को मिला था और ऐसा स्थिति थी कि हम चल भी नहीं पा रहे थे। और वही 10 मई 2024 को मैं केदारनाथ धाम यात्रा गया तो वहाँ तरह तरह की बिल्डिंगें बन चुकी थी और तरह तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। तरह तरह की जेसीबी, ट्रक और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर चल रहे थे और बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। अगर हिमालय में विकास के लिए बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें बना देंगे तो दरकने की घटना किसी भी त्रासदी को अंजाम दे सकती है।
पर्यावरणविद सीमा जावेद की बात माने तो भारतीय प्लेटों की उत्तर दिशा की ओर गतिविधि के कारण चट्टान पर लगातार दबाव बन रहा है और जिससे वह कमजोर होती है। यदि कमजोर होता है हिमालय तो उसके दरकने की आशंका बहुत बनी रहती है और वह सन 2013 की जैसी आपदा को न्योता दे सकती है। तो हिमालय क्षेत्र में बसे श्री केदारनाथ धाम में हो रहे प्लास्टिक यूज और गवर्नमेंट की अनदेखी का प्रमाण चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी भी देती है, क्योंकि जैसे ही मंदाकिनी नदी उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलती है तो बहुत साफ आती है, परंतु केदारनाथ धाम के नीचे नीचे होते हुए वह पहुंचती है गौरीकुंड और सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में पहुंचते पहुंचते वह इतनी गंदी हो जाती है कि वहां पर प्लास्टिक की बोतलें और तरह तरह के प्लास्टिक मंदाकिनी नदी के किनारे भौरों में इकट्ठा होता दिखाई देते हैं, जिससे उसके गंदगी का प्रमाण उच्च हिमालय में हो रहे कंस्ट्रक्शन का प्रमाण और गंदगी का प्रमाण नीचे देखने को मिलता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व हिमनद डॉक्टर डीपी डोभाल ने बताया कि केदार वैली पूरा सेंसिटिव जोन में है, यानी कि काफ़ी संवेदनशील है और केदार वैली पूरी लूज मटेरियल से बनी है, क्योंकि इसमें पहाड़ दरकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए केदार वैली में कम श्रद्धालु जाएंगे तो यहाँ उसमें कंस्ट्रक्शन कम होगा तो वह थोड़ा सा सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो 16 जून 2013 की आपदा सभी को याद होगी। ये रही बात केदारनाथ धाम की। अब हम आएंगे नीचे, जो कि चार धाम यात्रा रेल प्रोजेक्ट है। तो रेल प्रोजेक्ट काफी डेंजरस है, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट जो चल रहा है इससे काफी पहाड़ को नुकसान भी हो रहा है और काफी पहाड़ दरकने की स्थिति भी है। आपने 2022 में 23 में जोशीमठ के हाल देखे होंगे, जिससे जोशीमठ को काफी नुकसान झेलना पड़ा और जोशीमठ पूरा दरक गया और वहाँ की अब कोई नहीं सुन रहा है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट लगभग आधा हो चुका है और वह अगले साल तक पूरा हो भी जाएगा, परंतु कर्णप्रयाग के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ को भी रेल लाइन प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, ये अभी स्थानीय समाचार पत्रों का कहना है, क्योंकि अगर यह जोड़ दिया तो यह सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी पहाड़ों के लिए और पहाड़ दरकने की कई घटनाएं फिर मिलेंगी आपको। कर्णप्रयाग से जो रेल लाइन बनेगी वह बनेगी एक केदारनाथ धाम के लिए, जो कि सोनप्रयाग तक होगी, परंतु मोटी मोटी खबरें ये भी आ रही है कि सोनप्रयाग तक नहीं, रामबाड़ा यानी कि केदारनाथ धाम का चढ़ाई पॉइंट जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक जाएगी। तो वहाँ तक जाएगी तो उच्च हिमालय क्षेत्र का क्या हाल होगा यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही बद्रीनाथ धाम को रेल लाइन से जोड़ने की, तो स्थानीय अखबारों का कहना है कि कर्णप्रयाग से लगभग 68 किलोमीटर तक की रेल लाइन बिछाई जाएगी, जो कि जोशीमठ तक जाएगी। इसमें बनेंगे 11 सुरंगें और 14 पुल। तो आप इस बात की कल्पना पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि सुरंग बनाने का नतीजा जोशीमठ ऑलरेडी झेल चुका है। तो जोशीमठ जो झेल रहा है, अब मीडिया भी चुप है और स्थानीय अखबार भी चुप है और कोई कुछ नहीं कहता है। जो झेल रहा है जोशीमठ का व्यक्ति झेल रहा है। हिमालय के साथ छेड़खानी का प्रमाण क्या होता है वो जोशीमठ के लोग झेल रहे हैं और 11 सुरंगें और बनेगी तो क्या हाल होगा। तो इसमें सबसे बड़ी सुरंग बनने वाली है लगभग 14 किलोमीटर की। तो इतनी बड़ी सुरंग बनेगी तो पहाड़ का क्या ही हाल होगा, इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। तो कर्णप्रयाग सोनप्रयाग जो रेलवे लाइन बनने वाली है, अभी तक मोटा मोटा उसमें 6 स्टेशन सामने आए हैं, जिसमें कि आप यदि केदारनाथ धाम गए हैं तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। केदारनाथ कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग जाने वाली रेल के 6 स्टेशन होंगे, जिसमें कर्णप्रयाग में एक जंक्शन होगा जिसका नाम होगा साइकोट, और फिर प्रथम स्टेशन बनेगा। फिर पहला स्टेशन आएगा जो कि फालसी नाम से होगा, दूसरा होगा चोपता में, तीसरा होगा मक्कू मठ यानी कि जहाँ भगवान तुंगनाथ की डोली जहाँ से उठती है, और चौथा आएगा गड़कू, और पांचवा आएगा उखीमठ, और अंतिम आएगा सोनप्रयाग। परंतु सोनप्रयाग से भी आगे रेल लाइन पहुंचाने की बात अभी तक मोटी मोटी सामने आई है, जिसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। साथ ही बद्रीनाथ जोशीमठ जो रेल लाइन है उसमें 4 स्टेशन सामने आए हैं। पहला जो जंक्शन होगा वो होगा साइकोट यानी कि कर्णप्रयाग में स्थित है। साइकोट से दोनों तरफ को रेल जाएगी, बद्रीनाथ के लिए भी केदारनाथ के लिए भी। तो बद्रीनाथ के लिए जो रेल जाएगी उसका पहला स्टेशन होगा घाट रोड यानी कि तिरपाता में, दूसरा होगा पीपल कोठी, तीसरा होगा हेलंग, और चौथा होगा जोशीमठ। तो इस तरीके से केदारनाथ में रेल जाएगी। परंतु केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री की तो मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री फिर भी निचले हिस्से में है, वहाँ का हिमालय उतना सेंसिटिव जोन में नहीं आता है। तो केदारनाथ धाम में गर्जना तो लगातार बनी ही रहती है, जैसे कि वहाँ सैकड़ों हेलीकॉप्टर प्रतिदिन आते हैं और साथ ही वहाँ ढोल नगाड़े बैंड का साउंड तो रोज़ बना ही रहता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में इससे टूटने का खतरा और सेंसिटिव जोन का खतरा बना रहता है। साथ ही आपने परसों एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें धाम के पुरोहित ऐसा कर रहे थे कि ढोल नगाड़ों को तो पटक दिया, परंतु हेलीकॉप्टर को बंद कौन करेगा। और साथ ही दूसरी चीज़ बची, हिमालय को अगर बचाना है तो ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में गर्जना कम करनी होगी, और साथ ही जो सबसे खतरनाक और सबसे
असहज वाला चीज़ है मंदिर में, वो है वीआईपी दर्शन। तो मंदिर के आप अच्छे पुरोहित हो तो आप मंदिर में वीआईपी दर्शन को बंद कराओ, ना कि ढोल नगाड़ों को। ढोल नगाड़ों को भी बंद करा सकते हो, क्योंकि ढोल नगाड़ों तो एक दिन बजता है, परंतु हेलीकॉप्टर की गर्जना तो रोज़ बजती है। तो हेलीकॉप्टर की गर्जना को कौन रोकेगा, ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। बर्फ कम पड़ने का कारण ये भी हो सकता है निचले हिमालय क्षेत्रों में लाखों हेक्टेयर की संख्या में जंगल जल चुके हैं, जिससे ऊपरी हिमालय में बहुत ज़्यादा धुंध है, और उस धुंध का कारण बर्फ़ पिघल भी सकती है, क्योंकि और इस बार ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए भी बर्फ़ नहीं पड़ी होगी। तो चलो, आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा बुरा जो भी लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं विक्की आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव, जय केदार, जय हिमाल।